होने के बाद मनशाराम वर्मा जी एक पर्ची में एक दो वाक्य लिखे हुए हैं और बताया कि इस बारे में भी आपको कुछ बोलना है, जयराम वर्मा के बारे में, जो मेरे लिए भगवान नहीं थे तो भगवान से कम भी नहीं थे। हमारे घर जो लोग भी गए हैं, जयराम वर्मा जी के साथ हमारी तस्वीरों को देखा, यादगार तस्वीरों को देखा है। अभी कल की बात है, 3-4 दिन से एक देवेश वर्मा, डॉक्टर देवेश वर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर, रहने वाले अकबरपुर के हैं और वो लखनऊ में मुख्यालय से संबद्ध है। उनको किसी ने बताया तो उन्होंने नंबर लेकर के उनको फोन किया और फोन करने के साथ ही उन्होंने कहा कि जयराम वर्मा के बारे में हम एक पुस्तक लिखना चाहते हैं, जिस आपसे कुछ फोटोग्राफ्स ले जाते हैं और आपसे वार्ता भी करना चाहते हैं, संवाद भी करना चाहते हैं। तो इस समय हमारे घर को पहुंचने के लिए बड़ा कठिन रास्ता है, चारों तरफ चूंकि निर्माण कार्य हो रहा है, रास्ते कई बंद हो गए तो घूम करके उनको शहर को जाना पड़ा और उनको लेने के लिए मैं सूरजकुंड पे आकर के वन विभाग के कार्यालय वहीं आकर के बैठ गया, वहीं मुलाकात हुई, वहां से ले गया मैं। और ले जाने के बाद 1.5 घंटा तक मेरा साक्षात्कार करते रहे, एक उच्च कोटि के पत्रकार की तरह। मैं भी उसी के अनुरूप बोलता चला गया और फोटोग्राफ्स भी हमारे पास से कई ले गए, वो लिखना चाहते हैं और कई किताबें और भी लिख चुके हैं और सारी किताबें हमको दे भी गए हैं। हमें गुजरात से एक सरदार पटेल की प्रतिमा लेकर के आए थे, पीतल की, 9,000 रुपए की, उनको भेंट किया। और यहाँ जब इन्होंने हमसे कहा कि जयराम वर्मा जी के बारे में कुछ, तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई। जयराम वर्मा जी, किसी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ईमानदारी का प्रतिनिधित्व किया है तो वो जयराम वर्मा एक नाम है। राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, जो त्याग की मूर्ति और प्रतिमूर्ति के रूप में जयराम वर्मा मुझे मिले थे। 24 घंटा में उनके साथ हुआ करता था, भारत के किसी भी कोने में वो होते तो मैं उनके साथ हुआ करता था। हमारे लिए एक अभूतपूर्व घटना है, कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। जयराम वर्मा जी रोज सुबह उठ करके पहले चरखा चलाते थे, सूत निकालते थे, उसके बाद आहार लेने का कार्य करते थे, नाश्ता करते थे, दिनचर्या करते थे। अपनी जब युवा अवस्था में ही दहेज प्रथा का विरोध उन्होंने करने का बड़ी सफलता से विरोध किया और बाल विवाह का भी विरोध करके सामाजिक अस्तित्व उन्होंने कायम किया था। आगे बढ़ने के साथ उनकी प्रतिभा को जानते हुए जंग आजादी की लड़ाई में उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का अवसर मिला। जयराम वर्मा केवल एक नाम है जिन्होंने 1928 में गणित से, मैथ से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथ से टॉप किया था, फिर इंग्लिश से एमए किया और पॉलिटिकल साइंस जेल में रह करके उन्होंने एमए किया था। इस प्रदेश के प्रति योगदान उनका अभूतपूर्व रहा है। 1967 में कांग्रेस से अलग होने के बाद
अलग होने के पहले जब ये कांग्रेस को पता लग गया कि चौधरी चरण सिंह के अगुवाई में ये कोटा अलग हो जाएगा, कांग्रेस का बंटवारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो बाद में आगे चल करके 2 बार मुख्यमंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, इनके पास आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि आप अगर मुख्यमंत्री होना स्वीकार कर लें तो कांग्रेस से टूटने से बच जाएगी। तो इन्होंने कहा कि आप चौधरी साहब से बात कर लीजिए। एक आध हफ्ते का गैप देकर के दोबारा इनके पास आए और आकर के फिर वही बात दोहराई। उन्होंने कहा बहुगुणा जी, मैंने पहले भी कहा था आप चौधरी साहब से बात कर लीजिए। मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने से एक सिद्धांत, एक वसूल और एक वफादारी के नाम पर छोड़ा कोई नहीं छोड़ता है। चौधरी साहब के पास जब वो बहुगुणा जी गए तो उन्होंने कहा बहुत देर हो गई। 67 में सरकार बनी, कृषि मंत्री हो गए, फिर सरकार टूट गई। 69 में फिर सरकार बनी, फिर गन्ना मंत्री हो गए और कृषि मंत्री दोनों हो गए। फिर उसके बाद सरकार आती जाती रही और आगे चल करके कांग्रेस में सम्मिलित होने के साथ ही यही कि लोकसभा से सांसद के रूप में चुने गए। स्वावलंबिता का प्रतीक मुझे कोई देखने या पढ़ने को मिला है तो केवल जयराम वर्मा। एक बार की घटना है कि मैं 18 महादेव रोड जहाँ दिल्ली में रहते थे, बंगला उनका हुआ करता था। वो स्नान करके फोन रिसीव करने के लिए निकले। उसके बाद मैं बाथरूम में चला गया, धोती रखी हुई थी, धोती मैंने गाड़ करके फैला दिया और जब बाद में फिर बाथरूम लौट करके आए तो आने के बाद कहा कि अच्छा ये क्या किया? तो मैंने कहा बाबू ये धोती रखा। मैंने कहा कि ये तो काम दोबारा मत करना, वरना तो अपने से सहायक लोगों से लोग बूट पॉलिश कराते ही रहते हैं, कपड़ा लत्ता धुलवाते ही रहते हैं। एक कुर्मी सम्मेलन में राजपुर छत्तीसगढ़ गया था तो वहां पर मैंने चादर बिछाने का कार्य किया तो उसके लिए भी बिगड़ गया। और 1967 में कृषि मंत्री बनने के बाद इस उत्तर प्रदेश में सरकारी ट्यूबवेल अधिकतम लगे, हरियाणा और पंजाब से भी ज्यादा लगे और वो जयराम वर्मा की अगुवाई में लगे। मैं जहां देवगढ़ में खड़ा हूं उस समय भी एक यहाँ पर सामाजिक विवाद हो गया था। शुरुआती विवाद, उस सामाजिक विवाद में जयराम वर्मा जी ने मदद की थी और आगे चल करके देवगढ़ धारूपुर को 7 बंदूक का लाइसेंस दिलाया था। तब मामला बहुत दिनों तक शांत रहा। अभी लगभग मिला जुला करके शांत ही है। इस गांव के प्रति भी जयराम वर्मा का व्यक्तिगत सहयोग, व्यक्तिगत योगदान रहा, व्यक्तिगत आशीर्वाद रहा है। गन्ना मंत्री के रूप में गन्ने का उत्पादन अधिकतम इस नाते पे हुआ कि गांव सब सरकारी ट्यूबवेल हो गए थे, अपना भी लोग ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिए थे। पर्याप्त गन्ने का मूल्य किसानों को लोग मिलता था। आगे चल करके 1985 में दोबारा टिकट नहीं मिल पाया। 1986 में फिर विधायक चुने गए प्लानिंग मिनिस्टर में और प्लानिंग मिनिस्टर बनने के बाद इतना वेल प्रिपेयर्ड रिजल्ट पूरे प्रदेश की प्लानिंग को दिया उन्होंने कि गवर्नर तक उनकी प्रशंसा करते रहे। जब कांग्रेस में रहते हुए मंत्री हुआ करते थे, चंद्रभानु गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
चंद्रभानु गुप्ता जी जो प्लानिंग करते थे, जो योजना बनाना चाहते थे, जो योजना के बारे में वो बताना चाहते थे, उनके बोलने के पहले जयराम वर्मा जी बता जाते थे। तो चंद्रभानु गुप्ता कहते थे ये फैजाबाद का धोती वाला पहले ही सब कुछ बता जाता है और हमको बताने की नौबत नहीं आती, पहले से सब कुछ जान लेता है। इस वजह जब भी वो प्रदेश की बात करते थे तो फैजाबाद को छोड़ करके बात करते थे। उस धोती वाले के जिले के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। ये जयराम वर्मा की खूबी थी, ये जयराम वर्मा का महत्व था। आगे चल करके उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। जनवरी 1986 मैं लगातार उनके साथ था और कहते हैं ईमानदारों की भगवान भी मदद करता है। मुझे इनसे ज्यादा कोई ईमानदार तो फैजाबाद में मिला नहीं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं उत्तर प्रदेश में कोई नहीं था। इनके जीवित रहते हुए इनके 3 भाई बेचारे गुजर गए। इनके लड़के कमला वर्मा जो काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका किडनी डैमेज हो गया था, ट्रांसप्लांट हुआ था। मैंने भी खून दिया था चंडीगढ़ में। तो वो भी 1.5 साल से ऊपर नहीं चल पाए, 2 साल में वो भी चले गए। उनकी बहू चली गई और इधर उनका एक पोता हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था इलेक्ट्रिसिटी में दिल्ली में। और वो अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे, पत्नी ड्राइव कर रही थी, गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया, राकेश गुजर गया। तो ईमानदारों की प्रकृति भी मदद नहीं करता है। एक बार की घटना तो यह है कि वहां जब विधायक नहीं थे तो अकबरपुर से फैजाबाद आ रहे थे और कोटा बदलने के बाद कोटे में जो सामान रखा रहता है कभी कभी भूल जाना होता है। जो पैसा था वो नहीं निकाल पाए और उस समय 3 या 4 रुपया टिकट हुआ करता था यहाँ फैजाबाद के लिए। कंडक्टर ने कहा टिकट, तो जब जेब में हाथ डाले तो है नहीं। हर कंडक्टर ने कहा आप उतर जाइए। एक सज्जन ने पहचान लिया, पहचानने के बाद फिर वो उन्होंने बैठाया और उसके बाद उनको पैसा दिया। ईमानदारों के साथ यही होता है, जो 100% ईमानदार होते हैं उनके साथ यही होता है। मैं बता रहा था कि जनवरी 1987 में तबीयत उनकी खराब चल रही थी और डॉक्टर S.C. राय जो 2 बार महापौर यहाँ हुए लखनऊ में, तो वो बलरामपुर हॉस्पिटल में सुप्रिंटेंडेंट हुआ करते थे, वही इलाज करते थे, वो इलाज कर गए थे। और चश्मा कभी अखबार पढ़ने में लगाया ही नहीं। 86-87 का साल की उम्र में भी उस दिन भी बिना चश्मे का अखबार पढ़े। उस समय उनको एक फोन आ गया, मैंने ये फोन पकड़ाया। बलदेव सिंह आर्य उस समय राजस्व मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने फोन पे कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप सचिवालय जाते हैं, 2-2 घंटा तक बोलते रहते हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कभी अपने स्वास्थ्य के बारे में आपने ध्यान नहीं रखा। जब उनका फोन रुक गया तो इन्होंने शुरू किया, बलदेव सिंह आर्य जिस मंत्रालय को संभाला है उस मंत्रालय को बिगाड़ा है। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर उभर करके आया है। आप चूंकि हरिजन हुआ करते हैं, दलित हुआ करते हैं, ये नाते आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी समय है, जो मंत्रालय आपने संभाला हुआ है उसे संभालिए, उसमें सुधार करिए, कुछ अच्छा कर जाओ। इतना कहकर फोन काट दिया। उनको यूसुनोफिलिया भी था, हाइड्रोसिल भी था और वो
कभी दूध नहीं लेते थे। उस दिन उन्होंने कहा कि रामचंद्र हम दूध भात खाना चाहते हैं। आश्चर्य हुआ, ला कर दिया। और फिर उसके बाद वो सेक्रेटरिएट चले गए। उस दिन भी 1 घंटा से अधिक बोल गए। वहां से लौट के आने के बाद कहा हमारी तबीयत नहीं ठीक है, कोई मिलने के लिए आए तो मना कर देना। फिर 3 बजे के लगभग में उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि तकलीफ है। डॉक्टर एस.सी. राय को मैंने बुलाया। डॉक्टर एस.सी. राय आए। आने के बाद वो दवा वगैरह कुछ लेकर के आए थे, उन्होंने दिया। देने के बाद वो देके चले गए। थोड़ा आराम हुआ। 6 बजे के लगभग में फिर दोबारा परेशानी हुई। फिर मैंने बुलाया। उस समय चौधरी नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री हुआ करते थे, कानपुर के रहने वाले, हम मेरी बिरादरी है। और प्रकाश चंद्र वर्मा हुआ करते थे, जो बाद में जज होकर के रिटायर्ड हो गए। उनको ही मैंने बुलाया और लोगों को बुलाया। और बुलाने के बाद लेटे थे तो एस.सी. राय के आने के पहले रामचंद्र थोड़ा हाथ में दर्द है, थोड़ा सहलाओ दबाओ। हाथ दबाने लगा तो सोचने लगा, आज तक जिस व्यक्ति ने चद्दर नहीं बिछाने दिया, अपना कोई भी कार्य नहीं करने दिया, उस व्यक्ति का आज मैं हाथ दबाने के दबा रहा हूं, वो कह रहा है। मैं चिंतित हो गया। आंख में आंसू भरे हुए थे। एक तरफ नरेंद्र सिंह चौधरी की दबा रहे थे। एस.सी. राय आया। एस.सी. राय आने के बाद उन्होंने कहा कि वो जी चलना है हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ठीक है। क्या नहीं चलना है, चेकअप हो जाएगा, हम एम्बुलेंस लेकर के आए। लोग आए। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर नहीं था, एक इजी चेयर पर मैंने बैठाया। बैठाने के बाद उसमें बलरामपुर अस्पताल पहुंचने के बाद एक रोलिंग चेयर आई और रोलिंग चेयर में बैठाया। बैठाने के बाद एक नर्स आई, वो ढकेलने लगी। सो में ऊपर ढकेल नहीं पा रही थी। अच्छा मुड़ करके डांटे। जब डांटे तो मैं लग गया। और लगने के बाद अपने हाथ से बेड पर रख भी नहीं पाया कि इन्हीं मेरी बाहों में हे राम के साथ अंतिम सांस लिया। उत्तर प्रदेश के गांधी ने। और बेड पर रखने के बाद डॉक्टर एस.सी. राय आला वाला लगाया। लगाने के बाद पंप करने लगे। नहीं। दूसरे दिन पूरे सजावट के साथ बगल में एक अखंड प्रताप सिंह हुआ करते थे, जो भ्रष्टाचार के मामले में बहुत विख्यात हुए। खजुराहट के कोई जिला बाकी नहीं है जहां पर उनके मकान न हो। उनके खिलाफ खूब जांच भी चला। उनके पास गुलाब देखा। मैं गया तो जाने के बाद कहा जितना सब तोड़ लीजिए। सब तोड़ करके सजा करके मैं लेकर के आया। निषादगंज तक वो जनवरी का महीना था, 14 जनवरी, समझ सकते हैं, खूब ठंडक थी। और लोग कैंटर आ रहे थे। कैंटर पर लोग बैठे। निषादगंज तक तो लोग आए। निषादगंज जैसे आया जैसे उतर के मैं अकेला रह गया। एक तो अर्थी, दूसरा नीचे बर्फ की सिल्ली और तीसरी खुले में और हवा। और वहां से लेकर के इलाहाबाद तक मैं रोता ही रह गया। यहाँ फैजाबाद लाने के बाद कमला नेहरू भवन में उनका स्वागत है, फूल माला पहनाया। फिर केदारनगर ले गया। केदारनगर ले जाने के बाद 15 तारीख को ला करके यही अयोध्या में ही उनका दाह संस्कार हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस का एमएलए था, कांग्रेस के एमपी थे और फैजाबाद जिले का मामला था। उनके अंत्येष्टि में 1000 से ज्यादा लोग नहीं थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज मैं भी कल्पना करता हूं, जहां कई बार मैं कह चुका हूं कि हमारी तो लोगों की मंशा हो गई है कि मरने के बाद कम से कम 5 करोड़ रुपए छोड़ जाए, ताकि परिवार हमारा कभी दुखी ना हो। मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं तो कहता रहता हूं, धन का कोई मतलब नहीं है। जितना कर सकता हूं सब करता रहूंगा, सब कुछ करता रहूंगा।
ये जागे न जागे जगाने का कार्य में लगातार करता रहूंगा, इनमें उत्साहवर्धन करता रहूंगा, इन्हें भय मुक्त समाज बनाने का कार्य में करता रहूंगा। और सरदार पटेल ने भय मुक्त समाज ही चाहा है, और ये कार्य में लगातार करता रहूंगा। बस एक ही चाहत है कि मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि में 5000 लोग हों। जयराम वर्मा की अंत्येष्टि में 1000 से ज्यादा लोग नहीं थे। अरे और नहीं, हमारे जवान के लोग ही, हमारी अपनी बिरादरी ही, हमारा जवान कुर्मी बावले, यही अगर इकट्ठा हो जाते तो कई हजार, 2000, 2500 इकट्ठा हो सकते, तो उसके बाद पूरा कांग्रेस से गठबंधन सामने में होकर के चला गया होता। जाति श्रेष्ठ बोध ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्होंने एकता की बात लिखी है, हम एक होने को कतई तैयार नहीं है, एकता हम में आ ही नहीं पा रही है। मैं तो बार बार कहता रहता हूं, तो आप प्रयास करने के बाद भी कुर्मी, कुकुर, हाथी ये और न जात के साथी, ये आपस में लड़ना तो जानते हैं, वैमनस्य करना जानते हैं, भेद करना जानते हैं, ईर्ष्या करना, द्वेष करना तो जानते हैं, आपस में नुकसान पहुंचाना तो ये जानते हैं, मुकदमा लड़ना जानते हैं, ये लाठी भी चलाना जानते हैं। लेकिन जिनसे लाठी चलाना हो उनकी बारी आ जाती है, दुम दबा करके घर के अंदर घुस जाते हैं। इधर आकर के रामदेव वर्मा जी को मैं ले जाना चाहता था, यही बातें खुद सामने हमारे आई। जब आखिर में परेशान होकर के इन्होंने भी मना कर दिया तो मैं रुक गया। ये दब्बूपन नहीं है, भय युक्त प्रवृत्ति नहीं है, तो और क्या है? हम मरना नहीं चाहते, मरने से घबराते हैं। और जो समाज मरने से घबराएगा वो स्वतंत्र रूप से कभी सुखी नहीं रह पाएगा, स्वतंत्र रूप से कभी जीवित नहीं रह पाएगा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। और इस बात का अभाव हमारे इस समाज में है, और न जाने कब तक रहेगा। बात अगर हम सरदार पटेल की करते हैं तो सरदार पटेल का कहा एक तो नारा स्वीकार कर लो कि भय मुक्त समाज तैयार हो। जो भी भय मुक्त होकर के मुकाबला करने की स्थिति में आ जाता है, फिर भय उसको नहीं सताता है, और भय पैदा करने वाला खुद ही पिछड़ के भाग लेता है। एक घटना मैं बताऊं, प्रतापगढ़ के पट्टी में कुर्मी बाहुली क्षेत्र है, वहां मैं गया हूं। मेरा एक बार अपहरण भी हो गया था बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में। इधर बाद में आकर के अपना दल के बनने के बाद पट्टी विधानसभा से वहां एक कुर्मी चुनाव लड़ रहा था अपना दल से। रघुराज प्रताप सिंह एक मिश्रा को लेकर के गए, और जाने के बाद वो उससे कहे कि तुम बैठ जाओ, मिश्रा जी चुनाव लड़ेंगे, मिश्रा जी का सपोर्ट करो, इनकी मदद करो। उसने कहा राजा साहब, अगर मैं चुनाव लड़ता रह गया और हार भी गया तो ही जिले के लोग मुझे मजाक में ही विधायक कहेंगे, विधायक विधायक बोलते रहेंगे, मेरा विधायक नाम पड़ जाएगा। मजाक में ही लोग जिले में जान जाएंगे। और अगर आपके द्वारा मारा गया तो पूरे प्रदेश में मेरा नाम हो जाएगा। जो भी आपके द्वारा मारा जाता है पूरे प्रदेश में उसकी ख्याति बन जाती है। अब जो करना हो आप चुन लीजिए। सुना आपने? रघुराज प्रताप सिंह लौट करके चले आए। मरने के लिए आप तैयार हो,
लड़ने के लिए तैयार हो, मुकाबला करने के लिए तैयार हो, अपनी सुरक्षा करने के लिए अगर आप तैयार होते हैं तो फिर आप पर कोई किसी प्रकार की कभी कोई आंच नहीं आ सकती। मैं सरदार पटेल जी की प्रतिमा दिखाने के लिए ले गया था, 30 सोटा ले गया था, 30 सोटा। सांसद जी ने भी कहा कि क्या करेंगे, मैंने कहा मार नहीं करेंगे, लेकिन मार भी नहीं खाएंगे। हम गोधरा कांड भूले नहीं हैं। और 14 तारीख को 17 तारीख को हम गए थे, 14 तारीख को ही वहां गुजरात में खेड़ा ही जला, वहां पर शिव यात्रा निकल रही थी, वहां पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम थे, बिल्कुल आमने सामने तनाव हो गया। और मैंने कहा कि अभी खेड़ा में ये हो गया है, अब मार तो नहीं करेंगे लेकिन मार खाएंगे भी नहीं। इस नाते में 30 सोटा ले गया था, और 30 सोटा ले गया, लौटा लाया, कहीं कोई छोटा नहीं था। 2-3 जगह थोड़ा आरडीओ के बाद थोड़ी परेशानियां आई, वो सब निपट गया और हंसी खुशी वहां से लौट आए। मैंने कहा कि आप लोग जो डंडा लिए हुए हैं सोटा को अपने अपने घर ले जाइए। तो एक तो यही गांव से ही लेकर के आए हैं, और आने के बाद उन्होंने भरतराज जी को बताया ये तो हमारे लिए प्रसाद है, वहां सरदार पटेल की प्रतिमा के द्वारा। एक होना सीखिए, एक होने की बुनियाद डालिए, एका पैदा करिए, एकजुटता लाइए, इसके लिए बार बार काम करिए। मैं तो 35-40 साल से कर रहा हूं, कभी फेल होता हूं, कभी पास होता हूं, कभी फेल होता हूं, कभी पास होता हूं, लेकिन आदत पड़ गई है, करता ही रहता हूं, वो करता ही रहूंगा। आपस में सामंजस्य स्थापित करते रहिए। अगर दोबारा लोग तैयार होगी तो दोबारा फिर एक बार सवाल ले जाएंगे, बाकी सवाल से मसौदा से वगैरह से खोल ही जाना है। और मैंने जितना जो कुछ भी सामाजिक योगदान मैंने किया है उसको अब लिखना शुरू करेंगे तो वो कई पेज में हो जाएगा, और लिखूंगा, अब लिख डालूंगा। सांसद श्री लल्लू सिंह जी ने कहा कि आप लिख के दीजिए, हम ऊपर भेज देते हैं। 1-1.5 साल हो गया, मैं अपने काम को लेकर के बहुत लापरवाह हूं और नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे करना है। और अपने पे सामंजस्य बनाइए। हम चाहते हैं कि हर महीना 15-20 नौजवानों की बैठक करीब करीब हर गांव में होती रहे, लोगों की होती रहे, और अलग अलग विषयों पर विचार गोष्ठी होता रहे, ताकि मेरा जो एक लक्ष्य है बोलने वालों की संख्या, बोलने वाले नौजवानों की, बोलने वाले लोगों को मैं तैयार कर सकूं, और बिना बोले, बिना अभिव्यक्ति के, बिना अपनी बात बताए, बिना संघर्ष के कभी कुछ प्राप्त होता नहीं। अधिकार मांगने से कभी किसी को मिलता नहीं है, अधिकार लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, लेकिन तभी आप छीन पाएंगे जब छीनने की आपके अंदर क्षमता हो, मादा हो, साहस हो, हिम्मत हो, और कदम आगे बढ़ाएं। कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इन धाड़ुपुर में खड़े खड़े आप बोलते रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो इस नाते अपने अंदर एकता लाइए, जागृति लाइए, चेतना पैदा कीजिए, और तभी छोटा सा जो एक कार्यक्रम गुजरात नर्मदा जाने का हमारा छोटा सा एक योगदान बना है वो सार्थक होगा। और वरना जैसे लोगों के भाषण सुनते रहते हैं, यहाँ भी भाषण सुने, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिया, उसे अमली जामा नहीं पहनाया, उसे आत्मसात नहीं किए, इन्हीं शब्दों के साथ उन लोगों का जो हमारे साथ नर्मदा गए थे विशेष आभार व्यक्त करता हूं, और जो नहीं भी जा पाए
के संबंध से अवगत होने के बाद प्रसन्नोल्लास में है। अच्छा लग रहा है उनको कि एक अच्छा कार्य हुआ है, तो मैं उन्हें भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय।